हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम लोग मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक कहीं पे भी सेकंड सेमेस्टर की मैथ की क्लासेस नहीं की है या अभी तक आपने मैथ की बुक ही नहीं उठाई है तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि आज पहली क्लास है हम लोगों की और जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा एचसीएफ और एलसीएम, तो हम लोग उससे स्टार्ट करेंगे। तो गाइज, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करूंगी कि जैसे कि हम लोग को मैथ पढ़ना है तो उससे पहले हमको मैथ का सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमें सिलेबस ही नहीं पता होगा कि आखिर हमें पढ़ना क्या है, ठीक है, आप बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, आप पढ़ते जाएंगे, ठीक है, चीजें खत्म ही नहीं होंगी। तो आपको अपना सिलेबस पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सिलेबस और दूसरा है प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स क्या, उससे हमें क्या फायदा होता है कि जैसे हमें लेवल ऑफ क्वेश्चंस पता चल जाते हैं कि हमसे एग्जामिनर कैसे क्वेश्चंस पुट कर रहा है, डिफिकल्ट है कि इजी है, कैसे क्वेश्चंस पुट कर रहा है। तो ये दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो रही बात सिलेबस की, तो आप उसके लिए फ्री हो जाइए, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी आज से मेरी है। मैं जो भी कुछ आपको पढ़ाती हूँ तो वो पूरा प्रीवियस ईयर पेपर्स और सिलेबस को विश्लेषण करने के बाद ही मैं आपके सामने जो भी कंटेंट लाती हूँ उसके बाद ही लाती हूँ। तो आप बेफिक्र हो जाइए, बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए उसके लिए। तो और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्योंकि सब्सक्राइब आप करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मेरी वीडियो की मिलती रहेगी, जिससे कि आपकी एक भी क्लास मिस नहीं होगी। क्योंकि गाइज, ये मैथ है, अगर आप एक भी क्लास मिस करेंगे तो फिर आपका पूरा चैप्टर बेकार हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो पीडीएफ इसकी नोट्स की मैं और प्रैक्टिस सेट दोनों मैं वहां पे आप लोग को प्रोवाइड कराती रहती हूँ, तो वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। तो चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहला चैप्टर है हमारा 3 अंकों तक की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम लोग के सिलेबस में भी दिया गया है अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं बहुत पढ़ी होंगी आपने, बहुत जगह पढ़ी होंगी। ठीक है, तो अगर जिन्होंने नहीं भी पढ़ी है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है उन्हें, क्योंकि मैं आप लोग को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगी, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। तो चलिए देखते हैं अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही पूरी पूरी विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो जैसे कि अब डेफिनेशन से कुछ लोगों को कम समझ में आ रहा होगा, तो जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे कि मैंने मान लिया मान लिया 3। ठीक है, ये एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है, इसको हम लोग कैसे पता करेंगे। क्या ये संख्या 1 से विभाजित हो रही है? अब आप कहेंगे कि हाँ, 1 से विभाजित हो रही है। ठीक है, फिर क्या ये संख्या स्वयं से विभाजित हो रही है? बिल्कुल, 3 एकड़ 3 से भी विभाजित होगी। लेकिन 1 और 3 के अलावा क्या ये किसी तीसरी संख्या से विभाजित होगी? नहीं होगी, है ना। तो ये हमारी क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या बोला है अब आपको समझ में आएगा कि ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही पूरी तरह विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जो सिर्फ 2 चीजों से विभाजित होती हैं। पहला है कि 1 से, ठीक है, 1 से तो सारी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, तो अभाज्य संख्या भी विभाजित हो जाएगी, और 3 से यानी कि स्वयं से। ठीक है, अब हम देखेंगे भाज्य संख्याएं। तो गाइस, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या या संख्याओं से भी पूरी विभाजित हो जाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लेंगे 8। ठीक है, तो 8 क्या हो गया, ये 1 से तो विभाजित होगी ही होगी, क्योंकि 1 से तो भाज्य भी विभाजित होगी और अभाज्य भी विभाजित होगी। ठीक है, और दूसरा 8 से भी होगी, स्वयं से भी होगी। लेकिन क्या किसी तीसरी संख्या से विभाजित होगी? ये बिल्कुल होगी, जैसे कि 2।
जैसे कि 4, ठीक है, ये 2 से भी विभाजित है, 4 से भी विभाजित है, तो क्या ये कौन सी संख्या हो गई? ये हो गई भाज्य संख्या, ठीक है। तो डेफिनेशन अब आप फिर से एक बार देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, मतलब एक से तो हो ही और खुद से भी हो, लेकिन उसके अलावा किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित होनी चाहिए, तभी वो होगी भाज्य संख्या, ठीक है। लेकिन गाइस भाज्य और अभाज्य तो हमने पढ़ लिया, लेकिन 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमसे एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो ये 2 पॉइंट हैं जिसे हमें अच्छी तरीके से समझ लेना है और याद भी कर लेना है, जिसमें से पहला पॉइंट है हमारा कि संख्या 1 ना तो अभाज्य है और ना भाज्य है, ठीक है। जो संख्या 1 है वो ना तो अभाज्य है और ना भाज्य है। और सेकंड है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 1, 0, 2, 4, तो आपको क्या लगाना है? 2, ठीक है। तो गाइस अब हम अपने मेन टॉपिक यानी कि महत्तम समापवर्तक के बारे में बात करेंगे। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको इंग्लिश में कहते हैं। और ये जो समापवर्तक लिखा है तो इससे एक वर्ड हमें मिलता है अपवर्तक, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे अपवर्तक के बारे में कि अपवर्तक क्या होता है, क्योंकि ये भी काफी जरूरी है। तो अपवर्तक के बारे में चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि अपवर्तक का अर्थ है विभाजक, अर्थात जिन संख्याओं से कोई संख्या पूरी विभाजित हो जाती है उन संख्याओं को उस संख्या के अपवर्तक कहते हैं। अब आप लोग को बहुत कम समझ में आया होगा कि आखिर डेफिनेशन में क्या कह दिया गया, ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को एग्जाम्पल से बहुत ही आसानी से तैयार समझाऊंगी। जैसे कि हमने एग्जाम्पल मान लिया, एग्जाम्पल हमने माना 12, ठीक है। तो अब 12 से क्या संख्या 1 12 को विभाजित करेगी? बिल्कुल करेगी कि संख्या 1 तो सारी संख्याओं को विभाजित करती है। क्या संख्या 2 12 को विभाजित करेगी? 2 छंग 12, बिल्कुल 2 विभाजित कर रहा है 12 को। फिर 3 विभाजित करेगी? बिल्कुल करेगी, 3 चौक 12। फिर 4 विभाजित करेगी? 4 भी करेगी, 4 तय 12। 5 नहीं करेगी, ठीक है, 6 करेगी, तो क्या हो गया? 6 दूनी 12। फिर उसके बाद 12 खुद से भी करेगी, ठीक है, 12 स्वयं से भी करेगी, तो 12 भी हो गया। तो गाइस इसमें क्या बताया गया है कि जो भी संख्याएं किसी संख्या को विभाजित करती हैं तो इस संख्या की ये सब क्या हो जाती हैं? अपवर्तक, ठीक है। ये क्या हो जाएंगी? इस संख्या की ये सारे क्या हो जाएंगे? अपवर्तक। अगर कोई आपसे पूछ ले कि 12 का अपवर्तक कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो आपको यही सब बता देना है। जो भी संख्याएं इस संख्या को विभाजित कर देंगी वो इसकी क्या हो जाएंगी? अपवर्तक। तो डिफिनीशन में क्या बताया गया है कि अपवर्तक का अर्थ है विभाजक, अर्थात जिन संख्याओं से कोई संख्या पूरी विभाजित हो जाती है, कि मतलब जिन संख्याओं से कोई संख्या पूरी विभाजित हो जाती हैं उन संख्याओं को, मतलब इन संख्याओं को, ठीक है, जो विभाजित करती हैं उन संख्याओं को उस संख्या का यानी कि संख्या 12 का अपवर्तक कहते हैं। तो अपवर्तक कौन सी संख्याएं हुई? ये जो इस संख्या को विभाजित कर रही हैं, तो इसको क्या कहेंगे? अपवर्तक, ठीक है। अब हमने अपवर्तक तो देख लिया, लेकिन अब समापवर्तक भी हमको देखना है, ठीक है। समापवर्तक की डिफिनीशन में क्या बताया गया है? ऐसे अपवर्तक जो दी हुई संख्याओं के अपवर्तक में सम्मिलित होते हैं समापवर्तक कहलाते हैं। समापवर्तक का अर्थ सर्वनिष्ठ अपवर्तक से है। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, ठीक है। जो भी कॉमन अपवर्तक होंगे उन्हें क्या कहेंगे? समापवर्तक। जैसे कि इसमें हमसे पूछा जाएगा, इसमें हमको 2-3 संख्याएं दी जाएंगी, ठीक है। जैसे कि इसमें पहली संख्या हमको दी गई 8, फिर दिया गया 12, फिर दिया गया 16, ठीक। अब हमको पहले इसका अपवर्तक निकालना है। तो मैंने आपको बताया था अपवर्तक कि 1 तो विभाजित करेगी, फिर 2 भी 8 को विभाजित करेगी, फिर 4 भी विभाजित करेगी 8 को, फिर उसके बाद 5 नहीं करेगी, 6 भी नहीं करेगी, 7 भी नहीं करेगी, फिर 8 खुद स्वयं से
स्वयं को विभाजित करेगी। तो ये क्या हो गया, ये 8 संख्या 8 के अपवर्तक हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद 12, तो 12 में 1, 2 भी विभाजित करेगी 12 को, 3 भी करेगी, 4 भी, 6, ठीक है, 7 नहीं करेगी, 8 नहीं करेगी, 9 नहीं करेगी, 10 नहीं करेगी, 11 नहीं करेगी, 12 करेगी। ठीक है, ये इसके अपवर्तक हो गए 12 के। अब 16 के 1 करेगी, 2 करेगी, ठीक, 4, 5 नहीं करेगी, 6 नहीं करेगी, 7 नहीं करेगी, 8, 8 दूनी 16, 9 नहीं करेगी, 10 नहीं करेगी, उसके बाद सीधे 16 स्वयं को स्वयं से विभाजित करेगी। तो ये जो इधर सारे लिखे हुए हैं ये हमारे अपवर्तक हैं। किसके अपवर्तक हैं? इन सारी संख्याओं के। तो हमसे समापवर्तक में क्या पूछा गया है कि ये जो अपवर्तक हैं हमारे, तो इसमें जो कॉमन है, मतलब जो सर्वनिष्ठ है, वो हमारे क्या होंगे? अपवर्तक होंगे। तो जैसे कि इसमें जो 8 संख्या 8 लिखी गई है, इसमें हमारा 8, 12, 16 में से कौन सा कॉमन है? एक तो ये कॉमन है, ठीक, फिर दूसरा ये कॉमन है। क्या 3 कॉमन है? 3 कॉमन नहीं है। 4 कॉमन है? हाँ, 4 कॉमन है, तो 4 को भी हमने बना दिया। क्या 8 कॉमन है? फिर उसके बाद कोई कॉमन नहीं है। तो हमारा समापवर्तक क्या हो गया? हमारा समापवर्तक जो भी कॉमन है वो होगा। ठीक है, तो हमारा समापवर्तक क्या हो गया? 1, 2 और 4, ये हो गए हमारे समापवर्तक। ठीक है गाइस, अब आगे चलते हैं। आगे हमारा हेडिंग है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी डेफिनेशन तो हमें पता ही होनी चाहिए, क्योंकि हमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक की डेफिनेशन क्या दी हुई है? उस बड़ी से बड़ी संख्या, मैंने आपको बताया था इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट को हिंदी में क्या कहेंगे? बड़ी से बड़ी। ठीक है, तो वही डेफिनेशन में दिया हुआ है कि उस बड़ी से बड़ी संख्या को जो प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहते हैं। मतलब कि अब जैसे कि हमने यहाँ पर समापवर्तक निकाला था, ठीक है, हमने यहाँ पे समापवर्तक निकाला था, हमारा आ गया 1, 2 और 4। ठीक है, अब यहाँ से हमसे पूछा गया है महत्तम समापवर्तक, यानी कि समापवर्तक तो इसमें भी पूछा गया है, लेकिन महत्तम मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, तो अगर हमको यहाँ पे निकालना हो कि हमारा यहाँ पर महत्तम समापवर्तक क्या है, तो यहाँ इस तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगी? महत्तम समापवर्तक। ठीक है गाइस, तो ये तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल हो गया। और महत्तम समापवर्तक निकालते कैसे हैं, उसकी विधियां कौन कौन सी है, उसको अभी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधि। ठीक है, इसकी हमारे सिलेबस में, जो हमारी बुक में सिर्फ 2 ही विधि दी गई है, जिसमें से पहली दी गई है गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। लेकिन मैं आप लोग को बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो भी सिलेबस में दिया है बस उतना आप लोग को पढ़ा दिया बस हो गया, बिल्कुल भी नहीं। जो भी जितनी विधि है मैं सारी विधि आपको बताऊंगी, लेकिन ये एक्स्ट्रा आप जान जाएंगे तो वो नुकसान नहीं होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं सारी विधि आपको बताऊंगी। तो आप, लेकिन 2 विधि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी भी जाती हैं, जिसमें कि पहली है गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। ठीक है, वैसे 3 विधियां होती हैं, जिसमें से पहली है गुणनखंड विधि, दूसरी है भाग विधि की प्रथम विधि और तीसरी है भाग विधि की द्वितीय विधि। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि जो होती है, अगर आपने ये पढ़ लिया ना अच्छे से, तो इसमें दूसरी विधि भी आ जाती है। ठीक है, तो हमारी एक विधि से 2 विधि तो आराम से तैयार हो जाएगी। फिर तीसरी हम पढ़ेंगे भाग विधि की द्वितीय विधि। तो चलिए पहली विधि हम पहले पढ़ते हैं, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि क्या होती है कि इसको हम सीधे आपको एग्जाम्पल से बताएंगे। जैसे कि एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाता है, कोई भी संख्या हमको दे दी गई कि 24, 40 और 64, 24, 40 और 64 का मासा ज्ञात कीजिए, का मासा ज्ञात कीजिए। तो अब हमें इसका मासा निकालना है। ठीक है, तो अब इसको हम मासा कैसे निकालेंगे? गाइस मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगी, अगर आपको नहीं आता है तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, ये वीडियो के बाद आपको मासा लासा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 24 का निकालेंगे, हम इसको अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, एक साथ नहीं निकालेंगे। सबसे पहले हम 24 का निकालेंगे। तो इसका मासा निकालने के लिए सबसे पहले हमको ऐसे एक लंबी सी लाइन खींचेंगे,
फिर उसके बाद एक लाइन इसके नीचे खींचेंगे। अब हमको ऐसी संख्या लेनी है जो 24 को विभाजित कर दे पूरी। सबसे छोटी से छोटी ऐसी संख्या लेनी है जो 24 को पूर्णतया विभाजित कर दे। तो हम एक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक भी तो विभाजित करेगी ना, लेकिन नहीं, एक तो सारी संख्याओं को विभाजित करती है, इसलिए हम एक से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 से इसको विभाजित करेंगे, 2 एक नम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, 12 हुआ। फिर एक लाइन नीचे खींचेंगे। अब फिर हम छोटी से छोटी कोई संख्या लेंगे जो इसको विभाजित करें। तो हम फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 छंग 12। ठीक है, अब 6 बचा यहाँ पर। अब 6 को भी हम उस छोटी से छोटी संख्या से विभाजित करेंगे जिससे कि 6 पूर्णतः विभाजित हो जाए। फिर हम 2 से विभाजित करेंगे, 2 ताई 6। अब यहाँ पे गाइस 3 बचा है। 3 क्या 2 से विभाजित होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब हमको 3 से विभाजित करना पड़ेगा। तो अब हम 3 से विभाजित करेंगे, 3 एक नम 3। तो यहाँ पे हमारा 24 का मासा की आधी विधि समझ लीजिए हो गई। अब इसी तरह हम 40 का निकालेंगे और 64 का निकालेंगे। तो चलिए पहले 40 का निकाल लेते हैं। फिर एक लंबी सी लाइन खींचेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे। अब छोटी से छोटी संख्या लेंगे। अगर गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर कोई संख्या ऐसी है जो 2 से विभाजित नहीं होती है, तो आपको 3 से देखना है क्या वो 3 से विभाजित हो रही है। अगर वो 3 से भी नहीं होती है फिर आपको 4 से देखना है। ठीक है, तो आपको छोटी से छोटी संख्या लेनी है, लेकिन जिससे भी ये पूर्णतः विभाजित हो जाए वो संख्या लेनी है। तो चलिए पहले 2 से इसको विभाजित करते हैं, 2 दूनी 4 और ये 0। फिर ये 2 से विभाजित होगा तो फिर इसको 2 से विभाजित कर देंगे, 2 एक नम 2 और 0। उसके बाद ये 10 यहाँ पर आया, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा। तो फिर 2 से विभाजित, 2 पंचे 10। अब गाइस यहाँ पे 5 बचा। तो 5 क्या 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा। 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 स्वयं से विभाजित होगा। तो 5 एक नम 5। अब यहाँ पे हमारा 40 का हो गया। अब इसी तरह हम 64 का भी निकालेंगे। तो 64 के लिए भी हम लंबी सी एक लाइन खींचेंगे और फिर उसके बाद एक छोटी सी लाइन उसके नीचे खींचेंगे। फिर उसके बाद 2 से इसको विभाजित करेंगे, 2 ताई 6 और 2 दूनी 4। फिर एक यहाँ पे ऐसे लाइन खींचेंगे। फिर उसके बाद फिर क्या ये 2 से विभाजित होगा? हाँ, 2 से विभाजित होगा। क्यों होगा? क्योंकि लास्ट में 2 है। जब लास्ट में 2, 4, 6, 8 होता है तो वो 2 से विभाजित होता है। तो फिर से 2 से विभाजित करेंगे, 2 एक नम 2 और 1 बचा, 2 छंग 12। फिर उसके बाद फिर एक लाइन खींचेंगे। क्या ये 2 से विभाजित है? जी हाँ है। 2 अट्ठे 16। फिर क्या ये 2 से विभाजित है? बिल्कुल है। 2 चौके 8। फिर ये 2 से विभाजित है, 2 दूनी 4 और ये लास्ट में 2 एक नम 2। तो ये तीनों हमारे पास क्या हो गया? ये तीनों हमारा मासा की तरह हमने अलग अलग निकाल लिया। अब इसको गुणनखंड विधि में कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 24। ठीक है, कि 24 में हमारा गुणनखंड कौन कौन सा आया है। ये जो गाइस हमने ये जो निकाला है ना, ये जो हमने निकाला है 2, 2, 2, 3, ये हमारा गुणनखंड है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि 24 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, जैसे कि 2, फिर यहाँ घोड़े का निशान, फिर 2, फिर घोड़े का निशान, फिर 2, फिर घोड़े का निशान और 3। बस आपको यही चीज लिख देनी है यहाँ पर घोड़े लगाकर। फिर उसके बाद हम 40 का निकालेंगे। अब हम 40 का निकालेंगे तो 40 का क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक, अब इसी तरह हम 64 का निकालेंगे। 64 का क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। कितनी बार 2 है? गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब हमको क्या देखना है मासा निकालने के लिए कि इन तीनों में कौन कौन से कॉमन है, कौन कौन सी संख्या कॉमन है। तो इसमें आपको कॉमन कौन कौन सी संख्या दिख रही है? एक तो आपको ये दिख रही है 2, फिर दूसरी आपको ये दिख रही है, तीसरी आपको ये दिख रही है। ठीक, तो यही 3 संख्या कॉमन है और बाकी कॉमन नहीं है। तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ नीचे 2 गुणे 2 गुणे 2। ये जो 3 3 यहाँ पे लिखा हुआ है इसको सिर्फ एक एक बार लिखना है। अगर यहाँ पर 2
3 2 होता तो हम यहाँ पे 2 3 2 लिखते, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख दिया हम लोगों ने, यहाँ पे मासा लिख दीजिए, यही हमारा इसका मासा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो मासा हमारा क्या हो गया 8, ठीक है गाइस, ये हमारा मासा हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि आप जब गुणनखंड विधि सीख लेंगे तो उसमें आपकी 2 विधि कंप्लीट हो जाएगी। कौन कौन सी, गुणनखंड विधि तो होगी ही और भाग विधि की प्रथम विधि भी कंप्लीट हो जाएगी। तो भाग विधि क्या हो गई गाइस, ये जो हमने निकाला है ना, ये तीनों हमारी भाग विधि ही है, ठीक है, ये तीनों हमारी भाग विधि है। गुणनखंड विधि अगर आपसे कोई कहेगा तो आपको सिर्फ ये निकालना है। अगर कोई हमसे गुणनखंड विधि कहता है तो हमारी गुणनखंड विधि केवल ये है, लेकिन अगर मैं आपको डायरेक्ट बताती अभी तो फिर आपको समझ में नहीं आता कि मैम ने क्या बता दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है कि जिससे आपको स्टेप वाइज समझ में आए। तो इसलिए मैंने पहले आपको ये निकाल के बताया कि भाग विधि से निकाल के बताया, उसके बाद फिर जो यहाँ पर जिससे हम विभाजित करते हैं उसको हमने गुणनखंड विधि में एक साइड पे लिखा, फिर उसके बाद उसमें जो भी कॉमन था फिर उसको हमने कॉमन किया और उसको नीचे लिखकर वही गुणा करके वही हमारा हो गया मासा। तो यहाँ से हमारी 2 विधि कंप्लीट हो गई, एक तो गुणनखंड विधि ये पूरी और दूसरी भाग विधि। तो 2 विधि हमारी यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। तो गाइज अब हम अपनी दूसरी विधि जो भाग विधि की प्रथम विधि थी उसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को बिल्कुल भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। मेरा काम है आप लोग को बिल्कुल आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठाना, ठीक है, उसके लिए चाहे जितना समय क्यों ना लगे, ठीक है। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे कि पहला ले लेते हैं 24, 32 और 40 का मासा बताना है भाग विधि की प्रथम विधि से, ठीक है। तो अब इसको हम 24 का पहले अलग निकाल लेंगे, इसी तरह 32 का निकाल लेंगे और इसी तरह 40 का भी निकाल लेंगे। तो चलिए पहले 24 का निकालते हैं, 2 से विभाजित करेंगे, 2 एक 2, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से कटेगा, 2 छंग 12, फिर ये 2 से कटेगा, 2 तई 6 और ये लास्ट में 3 से कटेगा, 3 एक 3, ठीक। अब इस तरह 32 का भी निकालेंगे, तो 32 भी 2 से डिवाइड होगा, 2 एक 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4 और 2 एक 2। 40 भी इसी तरह हम लोग करेंगे, तो ये भी 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 और 0, 2 एक 2 और 0, फिर 2 पंचे 10 और ये 5 से ही जाएगा, तो 5 एक 5। फिर उसके बाद हमको देखना है कि इसमें कौन कौन से कॉमन है, कौन कौन से गुणनखंड इसमें कॉमन है। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे, 24 का लिख लेंगे, 32 का लिख लेंगे और 40 का लिख लेंगे। तो 24 का क्या है गाइस, 24 का है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 32 का क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 40 का क्या है गाइस, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। तो अब हमें देखना है कि इसमें कौन कौन सी संख्या इसमें कॉमन है। तो गाइस इसमें पहले ये वाली संख्या कॉमन है, दूसरी ये वाली कॉमन है, तीसरी ये वाली कॉमन है, ठीक है, बस इतनी ही कॉमन है। तो अब हम यहाँ पर मासा बराबर करके लिख देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। इसमें भी मासा हमारा क्या आ गया 8, इसमें भी मासा हमारा क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है गाइस। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट विधि पर चलते हैं। तो गाइस जो हमारी नेक्स्ट विधि है भाग विधि की द्वितीय विधि, तो ये विधि हम हमेशा उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, ठीक है। तो जब हमको बहुत बड़ी संख्याएं दी होती हैं, जैसे कि 3 अंकों की संख्याएं जब दी होती हैं तो वो बहुत ही ज्यादा बड़ी संख्या हो जाती है, तो उसको हम गुणनखंड विधि से या जो भी भाग विधि की प्रथम विधि है अगर उससे करेंगे तो वो पूरा पेज आपका भर जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भाग विधि की द्वितीय विधि हम लोग उपयोग में लाते हैं। तो जिसमें कि अगर हमसे ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि इसमें हमसे पूछा गया है 156, 221, 364 का हमें मासा बताना है। तो अब गाइज आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या है। अगर इसको हम गुणनखंड विधि से करेंगे तो बहुत ही समय लग जाएगा और हम लोग करते ही चले जाएंगे।
तो भाग विधि की द्वितीय विधि से हमें यही फायदा होता है कि इसमें बहुत बड़ी संख्याएं जो भी होती हैं तो उसका हम लोग बहुत इजीली से मासा ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको मासा ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले क्या देखना होता है कि इसमें जो 3 संख्याएं दी होती हैं तो इसमें हमको 2 संख्याएं सबसे पहले लेनी है, चाहे आप ये 2 ले लीजिए, चाहे आप ये 2 ले लीजिए, जो आपको आसानी लगे आपको वो संख्याएं लेनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आपने जो संख्याएं ली हैं, जैसे 156 ली है, 221 ली है, तो आपको इन दोनों में से देखना है कि छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या हमारे पास ये वाली है, तो आपको क्या करना है कि इसको 156 को यहाँ पे लिखना है और भाग का निशान लगाना है और ये ऐसे करके ऐसे लिखना है। यानी कि आपको जो दो संख्या आपने पहले ली है तो उसमें आपको देखना है कि छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को आपको भाग करना है। तो मैंने छोटी संख्या यहाँ पे लिख दी, बड़ी संख्या यहाँ पे लिख दी। अब इसको हम भाग करते हैं। तो भाग, अब इतनी बड़ी संख्या है, भाग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम 156 को एक टाइम ले जाएंगे, मतलब 156 बन जाए 156, देखेंगे कि 156 बन जाए 156 जा रहा है कि नहीं। अगर नहीं जाएगा मतलब वो तो चला ही जाएगा, लेकिन 156 दुना भी पहले हम देख लेंगे कि 156 दुना कितना होता है। पहले हम यहाँ पे ऐसे गुणा करेंगे, 2 छंग 12 के 2, हाथ से लगाए 2 पंचे 10, 1 11 के 1, हाथ से लगा 1, 2 1 2, 1 3, तो ये 312 हो गया। लेकिन गाइस 312 221 से ज्यादा हो गया। ठीक है, तो हम 2 बार नहीं ले जाएंगे, हम सिर्फ एक ही बार ले जाएंगे। तो हम 156 बन जा 156 ले जाएंगे। तो अब इसको यहाँ पर घटा देंगे, 11 में से 6 गया, कितना बचा 5, और यहाँ पे 1 बचा, तो फिर 11 में से 5 गया, कितना बचा 6। तो ये हमारा जो शेष बचा है, तो इस शेष को क्या करेंगे कि अब इसको भी ऐसे भाग का निशान यहाँ पे लगाएंगे और ये जो संख्या लिखी है 156 इसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे 2 संख्याएं ली, ठीक है, इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या ये थी तो इसको हमने इससे भाग कर दिया। अब भाग करने के बाद यहाँ पे हमारी जो संख्या बची है वो इससे छोटी है। ठीक है, अब तो जाएगी नहीं, तो अब इस छोटी संख्या से हम इस संख्या को भाग देंगे। तो 65 51 65 भी ले जा सकते हैं। 65 दुना कितना होता है 130, तो 65 दुना हम ले जाएंगे। तो 65 दुना 130, तो 130 यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे घटा देंगे 6, 5 में से 3 गया, 2 बचा। ठीक, अब यहाँ पर जो हमारा 26 बचा है ये 65 से छोटा है। ठीक है, छोटा है, तो अब इसको हम यहाँ पे भी ऐसे भाग का निशान लगाएंगे और इस 65 को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे भाग का निशान लगाएंगे। तो अब 26 को 65 से विभाजित 65 को 26 से विभाजित करेंगे। तो 26 दुना 52, तो 26 दुना 52 ले जाएंगे। 26 दुना 52, तो यहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे इसको घटा देंगे, यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा 1, तो हमारा क्या हो गया 13 बचा। अब जब यहाँ पे हमें 13 बचा तो ये 26 से छोटा है ना, तो अब इसको फिर से यहाँ पे भाग का निशान लगाएंगे और ये 26 को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है गाइस, अब हमने 26 को जब यहाँ पे लिखा तो अब 13 को 26 से, तो 13 दुना 26, तो अब ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमारा लास्ट में क्या बचा, हमको भागफल से कोई मतलब नहीं है। ये जो भागफल इधर लिखा है इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है ये इस संख्या से जो 13 है। तो अब हमारे पास अभी तीसरी संख्या भी बची हुई है जो कि है 364। ठीक है, अभी हमारे पास तीसरी संख्या बची हुई है और यहाँ पे हमको संख्या कौन सी मिली 13। तो अब हमको क्या करना है, इस 13 को 364 से भाग देना है। ठीक है, हमने क्या किया, बहुत ध्यान से हमने क्या किया, हमने इन दोनों संख्या में जो छोटी संख्या थी उससे पहले बड़ी संख्या को भाग दिया। फिर यहाँ पे जो हमारा शेषफल आया ये इस संख्या से छोटा था, तो इसीलिए ये वाली संख्या इस संख्या से, फिर हमने ये वाली संख्या को विभाजित किया। फिर उसके बाद जो हमारा शेषफल आया फिर वो भी इस संख्या से छोटा था, तो ये वाली संख्या को फिर हमने यहाँ पे लिखा और इससे विभाजित किया। इसी तरह हमने करते रहे तो यहाँ हमारा 13 आ गया। ठीक है, अब हमारी जो तीसरी संख्या बची थी 364, उसको हम 13 से विभाजित करेंगे। तो 13 दुना 26, ठीक है, तो 13 दुना 26 ले जाएंगे, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3 में से 2 गया 1। अब संख्या कौन सी बची 4, तो 4 भी लिख लेंगे। फिर 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 104 से ज्यादा ना जाए, तो 13 8 104, तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा।
तो अब हमको आप सोचेंगे इसमें मासा कहाँ है, तो मासा हमारा ये हो गया, ये जो हमारी 13 जो संख्या है ये हमारी क्या हो गई, मासा। तो आपसे अगर कोई पूछे इसका मासा क्या हुआ, तो इसका मासा हुआ 13। तो गाइज मैं आपको फिर से एक बार समझा दूं ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे कि अब ये 3 संख्याएं हमको दी थी, तो इसमें से हमको कोई भी 2 संख्या ले, हम ये दोनों संख्या भी ले सकते थे, ठीक है, ये दोनों भी ले सकते थे, कोई सी भी ले सकती हो आप, कोई से भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो हमने ये दोनों संख्या ली। अब जो 2 संख्या आपने ली है उसमें से आपको देखना है कि छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या है हमारी 156, तो 156 को 221 से विभाजित करेंगे। फिर ऐसे ही विभाजित करते करते जो भी संख्या होगी उसको यहाँ पे लिख कर, फिर ये वाली संख्या यहाँ पे, ये वाली संख्या यहाँ पे, ऐसे लिख कर विभाजित करते करते जो संख्या हमारी आखिरी में यहाँ बचेगी, इसी संख्या को तीसरी संख्या से विभाजित करेंगे। जो भी हमारी तीसरी संख्या बची होगी उसको हम इस संख्या से विभाजित करेंगे। फिर यहाँ पे पूरा पूरा कट गया, तो हमारे पास मासा क्या बचा, जो संख्या जिससे हम विभाजित करेंगे वही हमारी क्या हो जाएगी, मासा। तो गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक बार मैं समरी में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं पढ़ी। फिर उसके बाद हमने महत्तम समापवर्तक में अपवर्तक, समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक ये किन्हें कहते हैं ये सारी चीजें पढ़ी, और महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियां पढ़ी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एलसीएम, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं थ्योरी बेस, वो हम देखेंगे। तो गाइज अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में छोटा सा छोटा भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं सारे डाउट लेकर आपके एक वीडियो एक और बना दूंगी जिसमें आपके सारे डाउट रहेंगे। तो और अगर आपको इन सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए अगर आपको क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं क्वेश्चंस सारे प्रोवाइड करवा दूंगी आपको, पूरा एक प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। और ये जो भी मैंने आपको जिस नोट से पढ़ाया, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो वो भी मैं पीडीएफ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर आपको समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।